हेलो प्यारे बच्चों, एसएमजी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। बड़ा हमारा जो जीके पार्ट में चल रहा है भारत का भौतिक प्रदेश, और हमने लास्ट क्लास में जो है हमने प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का हमने प्रारंभ कर दिया था पढ़ना। तो हमने प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश को शुरू कर दिया है। उसी क्रम में आज हम आगे चलते हैं और लिख देते हैं आज हमारा जो टॉपिक है भारत का भौतिक प्रदेश। पढ़ना क्या है? प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश भाग 2। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश कर लेंगे। पार्ट 2 सेकंड भाग है इसका, आराम से कर लेंगे। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश पार्ट 2 आज हमें जो है बेटा अध्ययन करना है। ओके चलो जी बेटा, लास्ट क्लास में हम जब देख रहे थे हमने देखा था कि हमने प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश पढ़ना स्टार्ट किया था। हमने उसके दो भाग, मध्यवर्ती उच्च भूमि और दक्कन प्रदेश। तो मध्यवर्ती उच्च भूमि लगभग हमने देख लिया था कि हमने वहां पे विंध्याचल पर्वत देख लिया, छोटा नागपुर का पठार भी हमने देख लिया था। ये बातें हमने वहां पर कंप्लीट कर ली थी। उसके अलावा हमने वहां पर मेघालय के पठार का भी जिक्र, कुछ एक दो शब्द और आते हैं जैसे अरावली, जैसे अरावली वहां पर हम पढ़ते हैं तो कुछ एक दो शब्द और हमें देखने को मिलते हैं, जैसे अरावली। अरावली के बारे में कुछ नहीं बेटा, ये लिख सकते हो विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला। विश्व की सबसे प्राचीनतम वलित पर्वतमाला वर्तमान में अवशिष्ट के तौर पर बची है। अधिकांश भाग राजस्थान में है। अधिकांश भाग इसका राजस्थान के अंतर्गत आता है। तो ये विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला है। वलित का मतलब ऐसे होता है, ऐसे लहरदार। अवशिष्ट का मतलब है कहीं पर तो है और कहीं पर एकदम मिट्टी में मिल चुकी है। बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला थी, लोगों के कारण, कुछ प्राकृतिक कारण से ये जो है खत्म होती जा रही, बड़े बड़े पहाड़ थे खत्म हो गए हैं। और ये इसका अधिकांश भाग बेटा राजस्थान में आता है। कभी जयपुर जाने का मौका मिले, सीकर जाने का, उदयपुर, राजसमंद, राजस्थान घूमने का मौका मिले तो वहां पर जो आपको पहाड़ियां देगी वो अरावली की पहाड़ियां होंगी। इसके अलावा यहाँ पर हमें एक मालवा का पठार भी देखने को मिलता है। कुछ नहीं, उसके बारे में भी, मालवा का पठार। इसके लिए दो फैक्ट्स आते हैं एग्जाम के लिए। एक तो यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। दूसरा फैक्ट आता है बेटा इसका, भारत में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन। भारत में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन। यहां पर विशेष रूप से बेटा चंबल नदी जो प्रवाहित होती है उसकी वजह से जो इसके प्रवाह क्षेत्र में बड़ी बड़ी दरारियां, खाइयां सी बन जाती है, उनको बोलते हैं अवनालिका अपरदन। उससे क्या होता है कि भूमि जो है उसमें कृषि योग्य नहीं रहती है। अवनालिका को हम बोल सकते हैं बैड लैंड, बैड लैंड।
क्या बोल सकते हैं हम, वेटलैंड भी बोल सकते हैं। भारत में वेटलैंड जो है, अब नालिका आवर्तन जो है, बीहड़ भूमि, वेटलैंड को हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं, बीहड़ भूमि, बीहड़ भूमि सर्वाधिक चंबल नदी के द्वारा होता है। सर्वाधिक चंबल नदी के द्वारा जो है बीहड़ भूमि, या कुछ जो बोल सकते हैं हम चंबल के द्वारा होगा, चंबल नदी के द्वारा। तो मालवा के बिठार में कुछ विशेष ध्यान नहीं रखना, इतना काली मिट्टी से निर्मित है। भारत में सर्वाधिक अवनालिका अपरदन, अवनालिका अपरदन मतलब होता है वेटलैंड या बीहड़ भूमि, कौन सी नदी करती है, चंबल नदी के द्वारा सर्वाधिक होता है। यहां पर बेटा हमारा जो है मुख्य रूप से देखें तो मध्यवर्ती उच्च भूमि के बारे में हमारे सामने इतने ही फैक्ट्स रहते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं बेटा, दक्कन प्रदेश। दक्कन प्रदेश, दक्कन प्रदेश में जो फैक्ट्स आते हैं उन्हें हम कर लेंगे अभी। दक्कन प्रदेश की बात करें बेटा, तो ये जो बेटा है पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, सतपुड़ा, सतपुड़ा से लेके कन्याकुमारी, इधर हम लिखते हैं महानदी, ताप्ती नदी भी आती है हमें, ताप्ती। तो बेटा जो है दक्कन प्रदेश की हम मुख्य रूप से सीमा देखें, इसके ऊपर बेटा यहाँ पर रहती है नर्मदा, नर्मदा के आगे ऊपर आ जाएगा क्या, विंध्याचल। कर सकते हैं इसको दिखाने के लिए बेटा हम एक साइड में एक डायग्राम बना देता हूं आपके लिए। एक शब्द रहता है वनस्पति, देखोगे विंध्या, वैसे विंध्याचल, विंध्याचल, उसके बाद एक नदी आती है नर्मदा, कौन सी नदी आती है, नर्मदा नदी आती है। फिर आता है जैसे नर्मदा से सतपुड़ा, सतपुड़ा, फिर एक नदी आती है ताप्ती। तो बेटा हमारी जो है दक्कन ट्रैप की हम जब सीमांकन कर दिया तो सतपुड़ा से ले लो या ताप्ती से, सतपुड़ा जो हिस्सा आता है दक्कन ट्रैप का ही हिस्सा है, सतपुड़ा से लेके कन्याकुमारी तक, इधर में महानदी तक जो रहेगा क्या रहेगा अपना दक्कन प्रदेश रहेगा। दक्कन प्रदेश के हम तीन भागों की मुख्य रूप से चर्चा करते हैं, एक तो सतपुड़ा को पढ़ेंगे, एक पूर्वी घाट को पढ़ेंगे और एक पश्चिमी घाट को पढ़ते हैं, पश्चिमी घाट। तीन चैप्टर, तीन जो पॉइंट है इनके माध्यम से हम जो है दक्कन ट्रैप को हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो सतपुड़ा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का हम अध्ययन करते हैं तो हम दक्कन ट्रैप को पढ़ लेते हैं। बीच में बात आ गई है तो एक लाइन के अंदर हम बता सकते हैं नर्मदा और ताप्ती जो नदी है भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है। बेटा क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो नर्मदा व ताप्ती नदियां भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। एग्जाम में प्रश्न आता है कौन सी नदियां भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है, नर्मदा व ताप्ती। मुख्य रूप से अरब सागर में गिरने वाली मुख्य नदी है नर्मदा और ताप्ती, किससे होकर के गुजरती है, भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है। एक प्रश्न आता है कौन सी नदी सर्वाधिक वेटलैंड का निर्माण करती है, बीहड़ भूमि का निर्माण करती है, तो हमने पिछली वाली स्लाइड में देखा था चंबल नदी। यहां पर लिख देता हूं चंबल नदी सर्वाधिक बीहड़ भूमि या वेटलैंड
का निर्माण करती है। चलो जी, अब हमने देख लिया बेटा यहाँ पर हम दक्कन ट्रैप की बात करते हैं। दक्कन ट्रैप में हमने ये देख लिया है। इसके बाद हम अब स्पेशल रूप से सतपुड़ा को पढ़ लेते हैं बेटा। सतपुड़ा, ठीक है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की हम बात करते हैं बेटा। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के अंदर हम 3 पर्वत चोटियों की बात करेंगे। जब से हमने विंध्याचल में बात की थी, जैसे हमने विंध्याचल में बात की थी, हाँ, यहाँ से एक नदी को निकाल देते हैं, ताप्ती नदी। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कौन सी नदी होगी? ताप्ती नदी। इसके उत्तर से कौन सी नदी जाती है? नर्मदा नदी। देखिएगा, अब भी पीछे वाली स्लाइड में हमने ये देखा भी है। सतपुड़ा के दक्षिण में कौन सी है? ताप्ती। सतपुड़ा के उत्तर में कौन सी है? नर्मदा। शब्द है वनस्पति। चलो जी, अब बेटा हमने ये क्या बना दिया? विंध्याचल पर्वत श्रेणी बना दी है। इसकी जो पश्चिमी, जो इसके पश्चिम में जो पर्वत श्रेणी है उसको बोलते हैं सतपुड़ा। सतपुड़ा। मध्य में उसे बोलते हैं महादेव। महादेव पर्वत श्रेणी। और पश्चिम में उसे बोलते हैं मैंकाल। मैंकाल पर्वत श्रेणी। तो बेटा हमें देखने से पता लग गया है कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के पूर्व में जो पर्वत श्रेणी उसे बोलते हैं मैंकाल पर्वत श्रेणी, मध्य में जो पर्वत श्रेणी है महादेव पर्वत श्रेणी, और पश्चिम में जो पर्वत श्रेणी है उसे हम बोल देते हैं क्या? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ये बेटा महादेव जो पर्वत श्रेणी है, इसके अंदर जो है एक चोटी है, धूपन गढ़। कौन सी? धूपन गढ़। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च जो चोटी है कौन सी है? धूपनगढ़ पर्वत चोटी, जो कि महादेव पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आती है। कौन सी? महादेव पर्वत श्रेणी के अंदर जो आती है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे जो ऊंची चोटी है वो कौन सी है? धूपनगढ़। यहां पर बेटा एक स्थान भी है, पंचमंडी। कौन सा? पंचमंडी, जो है एक पर्यटक स्थल है। पूछा जाता है पंचमंडी पर्यटक स्थल कहाँ पर है? महादेव पर्वत श्रेणी के अंतर्गत आता है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो क्या बताओगे? धूपनगढ़ सर्वोच्च पर्वत चोटी है। लिख लेते हैं इनको। हाँ, धूपनगढ़
पर्वत चोटी, रूपनगढ़ पर्वत चोटी, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च पर्वत चोटी। दूसरा फैक्ट आता है पंचमंडी पर्यटन, पंचमंडी पर्यटन स्थल, पंचमंडी पर्यटन स्थल महादेव पर्वत श्रेणी में ही स्थित पंचमंडी पर्यटन स्थल महादेव पर्वत श्रेणी में स्थित है। ओके, दो जो यहाँ पर फैक्ट्स आते हैं वो आप देख लेना बेटा। डन है? डन है। चलो जी आगे चलते हैं। यहां पर हमने अभी बात की थी मैंकाल की। मैंकाल जो पर्वत श्रेणी थी हमने बात की थी बेटा, मैंकाल पर्वत श्रेणी की बात की थी। तो उससे बेटा कुछ नदियां निकलती है। एक नदी जो बह करके पश्चिम की तरफ जाती है उस नदी का नाम है नर्मदा। कौन सी है? नर्मदा। उत्तर में जाती है उसका नाम है सोन। और बेटा दक्षिण में, ये पूर्व में जाती है उसका नाम है महानदी। ये कुछ मैंकाल पर्वत श्रृंखला से उद्गम होने वाली कुछ पर्वत, ये नदियों के नाम हैं, वो भी आप नोट कर सकते हो, देख सकते हो। डन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो जी, यहाँ पर हमारी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है कंप्लीट होती है। अब हम आगे चलते हैं पूर्वी घाट। पूर्वी घाट, पूर्वी घाट की हम बात करें तो ये बेटा ताप्ती नदी टू कन्याकुमारी, कन्याकुमारी तक, ताप्ती से कन्याकुमारी तक जो रहता है वो क्या रहता है? हमारा पूर्वी घाट रहता है। पूर्वी घाट के बारे में बात करें तो हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, इसे पूर्वी घाट भी बोल सकते हैं या सह्याद्री भी बोला जाता है। हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, इसकी जो औसत ऊंचाई रहती है बेटा 1500 किलोमीटर है। 1500 किलोमीटर है। वास्तव में बेटा ये देखें तो कोई पर्वत श्रेणी नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ था, भूगर्भीय घटनाओं के कारण, जैसे दो सरफेस, जैसे मेरा हाथ जो दिखाई दे रहा है आपको, ये दो हाथ जो ऐसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे, ऐसे देख लीजिए खड़े। जब दो सरफेस जो है ऐसे बराबर होते हैं, जब भूगर्भीय हलचलों के कारण उसका एक हिस्सा नीचे दब के चला जाता है और दूसरा हिस्सा खड़ा रह जाता, तो वो पहाड़ के समान दिखाई देने लगे। इसके साथ भी यही घटना होती है। इसके एक साइड का हिस्सा जो है नीचे धंसने के कारण ये भ्रंश या ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है बेटा, जो बहुत ही डीप बात रहती है, आपके काम की नहीं रहती है। आपको ये याद रखना है सर, ये ताप्ती से कन्याकुमारी तक रहती है। यहाँ पर बेटा कुछ पर्वत चोटियाँ आती हैं, उनके नाम आपके लिए बहुत जरूरी होते हैं, वो दे सकते हैं। जैसे कलसूबाई, कौन सी? कलसूबाई। कलसूबाई जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती है, जो कि बात कर लें उत्तरी सह्याद्री के अंदर स्थित है। मध्य सह्याद्री में रहते हैं कुंद्रेमुख, जो कि मध्य सह्याद्री में स्थित है बेटा। और तीसरी आती है बेटा
अन्ना अन्नाई मुड़ी, जो कि बेटा दक्षिणी सह्याद्री में स्थित रहती है और इसकी ऊंचाई जो रहती है 2695 मीटर। कितनी? 2695 मीटर इसकी ऊंचाई रहती है। बात कर ले दक्षिणी भारत की, बात करें दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी का पूछे तो अन्नाई मुंडी जो है दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी रहती है अन्नामलाई की पहाड़ियों में। पूछ ले सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी रहती है? अनाई मुंडी जो है सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी रहती है। पूछ ले उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी तो कलसुबाई। मध्य सह्याद्री की पूछ ले सबसे ऊंची चोटी तो कुंद्रेमुख जो है मध्य सह्याद्री की सबसे ऊंची पर्वत चोटी रहती है। इसके अलावा बेटा बात करें, एक नाम आता है दादा बेटा। दादा बेटा नाम तो आपने सुना होगा। अपने दादा बेटा को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं, इसको कर देते हैं दोदा बेटा। दोदा बेटा नाम करने से क्या होगा? दक्षिण भारत की इसकी ऊंचाई रहती है 2637 मीटर। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी या नीलगिरी की पहाड़ियों की, नीलगिरी पहाड़ियों नीलगिरी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी रहती है वो कौन सी रहती है? दोदा बेटा रहती है। तो हमारे पास में पूर्वी घाट या सह्याद्री के बारे में हम जब बातें करते हैं तो हमारे सामने क्या क्या फैक्ट्स आते हैं बेटा? पूर्वी घाट को सह्याद्री भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पूर्वी घाट को सह्याद्री भी बोला जाता है। इसका प्रारंभ जो है ताप्ती नदी से ले जाकर के कन्याकुमारी तक जो रहती है सह्याद्री रहती है। यहाँ पर कुछ पर्वत चोटियों की बात करें तो कलसुबाई, कुंद्रेमुख, अन्नाई मुंडी की हम बात कर सकते हैं। कलसुबाई उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, कुंद्रेमुख दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, अन्नाई मुंडी जो रहती है दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी भी हम कह सकते हैं। जो सह्याद्री है हिमालय के बाद भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी रहती है। औसत ऊंचाई बेटा इसकी 1500 मीटर रहती है। किलोमीटर लिख दिया, सॉरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1500 मीटर की औसत ऊंचाई जो है 1500 मीटर रहती है। तो ये हमने जो है पूर्वी घाट के बारे में फैक्ट्स देख लिए हैं। कुछ लिख लेते हैं इसके बारे में। पूर्वी घाट, पूर्वी हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी जो है पर्वत श्रेणी है। बात कर लेते हैं औसत ऊंचाई, ऊंचाई 1500 मीटर के करीब रहती है। इसकी औसत ऊंचाई 1500 मीटर। ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। यह ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ओके, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, सह्याद्री की सर्वोच्च पर्वत चोटी, सह्याद्री की सर्वोच्च पर्वत चोटी की हम बात करें तो वो रहती है अनाई मुड़ी, 2695 मीटर। 2695 मीटर। अनाई मुड़ी जो है अन्नामलाई, अन्नामलाई की पहाड़ियों
स्थित है, अन्नामलाई की पहाड़ियों में स्थित है। बात कर लेते हैं, ये बेटा दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, ये भी लिख सकते हो, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी भी कौन सी है? अनाई मुंडी दक्षिण भारत की भी सर्वोच्च चोटी रहती है। बात कर लेते हैं आगे बेटा इसमें, दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी तथा नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी, नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी रहती है दोदा बेटा। बेटा इसके नाम में कुछ आपको वेरिएशन मिल सकता है, दोदा बेटा, दादा बेटा, इस अलग अलग टाइप के। वैसे दोदा बेटा नाम जो है एकदम ठीक ठाक इसके लिए लगता है। ऊंचाई इसकी याद रखनी पड़ी 2637 मीटर। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी और नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी। अनाई मुंडी जो है अन्नामलाई की पहाड़ियों में रहती है, और ये कहाँ पे रहती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में स्थित रहती है। तो बेटा आज हमने जो है सह्याद्री के अंदर देखा जाए, हमने सह्याद्री का पूर्वी घाट, सतपुड़ा 2 देख लिए। कल थोड़ा सा चैप्टर रहता है अपना पूर्वी घाट का, पश्चिमी घाट हमने देख लिया है। यहाँ पे सब में पूर्वी घाट लगा दिए, चलो कोई बात नहीं, इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ पे बेटा इसको पूर्वी घाट की जगह पश्चिमी घाट करना है। पश्चिमी घाट। नेक्स्ट यहाँ पर भी पश्चिमी घाट, पश्चिमी। अब हमारा एक पूर्वी घाट का थोड़ा सा चैप्टर रहता, बहुत बड़ा नहीं है, उसको हम कल कंप्लीट कर लेंगे। 1 मिनट में आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हमने दक्कन प्रदेश को स्टार्ट किया, उसको हमने देखा था कि 3 स्टेप में हमें पढ़ना है। सतपुड़ा, हमें 3 स्टेप में उसे पढ़ना है, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, जिसमें हमने आज पश्चिमी घाट और सतपुड़ा को कंप्लीट कर लिया है। इसकी जो है बाउंड्री हमने देख ली, ताप्ती से कन्याकुमारी और महानदी तक। यहाँ पर हमने देखा था कि सतपुड़ा के पूर्व में नर्मदा, पश्चिम में ताप्ती रहती है, विंध्याचल पर्वत, ये हमने कुछ लोकेशन चेक की थी इसकी। फिर हमने उसके आगे देखा नर्मदा व ताप्ती जो है भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। चंबल जो नदी है बीहड़ भूमि या बैडलैंड का निर्माण करवाती है। हमने देखा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, यहाँ पर सतपुड़ा, महादेव, एमेंकाल पर्वत श्रेणी आती है। महादेव में जो है धूपनगढ़ जो सर्वोच्च चोटी रहती है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की। यहाँ पर पंचमंडी नामक एक पर्यटन स्थल है। इसके दक्षिण में नर्मदा नदी जाती है, पूर्व में ये दक्षिण में नदा, और उत्तर में दक्षिण में ताप्ती नदी जाती है, और उत्तर में जो है नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। धूपनगढ़ पर्वत चोटी जो है सतपुड़ा की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। पंचमंडी यहाँ पर घूमने के लिए स्थान है। हमने देखा मेकाल पर्वत, वहाँ से नर्मदा, सोन और महानदी का उद्गम होता है। फिर हमने देखा पश्चिमी घाट, यहाँ पर आपको पूर्वी बोल दिया था, इसको इरेज करके क्या करना बेटा, पश्चिमी घाट कर लेना। पश्चिमी घाट की कुछ प्रमुख पर्वत चोटियों देखा, कलसुबाई, कुंद्रेमुख, अन्नाई मुंडी। दक्षिणी भारत सह्याद्री की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ऊंचाई थी 2695 मीटर। फिर हम देखा हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, औसत ऊंचाई इसकी 1500 मीटर है। ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। हमने यह देखे सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी कौन सी, अनाई मुंडी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अनाई मुंडी। कौन सी, अन्नामलाई की पहाड़ी में रहती है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी या नीलगिरी की पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी रहती है दोदा बेटा। कहाँ पे है, दक्षिण भारत में। एक लाइन बेटा और लिख लेना, ऊटी। कभी दक्षिण भारत में घूमने के लिए जाओ तो ऊटी नामक जो पर्यटन स्थल है वो कहाँ पे रहता है, दक्षिण भारत में रहता है। दक्षिण भारत में नीलगिरी की पहाड़ियों पे एक
पर्यटन स्थल है तमिलनाडु के अंदर ऊटी, तो वहाँ पर भी आप घूमने के लिए जा सकते हो। तो 2 आज पर्यटन स्थल बताए, एक तो पंचमंडी और दूसरा ऊटी। तो बेटा यहाँ पर हमने आज लगभग प्रायद्वीप या पठारी प्रदेश के लिए, कल की क्लास में हम हो सकता है तो उत्तर के विशाल मैदान को पढ़ेंगे, और साथ में हमारा थोड़ा सा जो चैप्टर रहा है पूर्वी घाट का, उसको भी हम साथ साथ में कल कंप्लीट करके मैदान को भी कंप्लीट कर लेंगे। और इसी के साथ हमारा जो भारत का भौतिक प्रदेश हम धीरे धीरे कंप्लीट की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अब आपका काम क्या रहना है, अच्छे से नोट्स बनाना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को बार बार देखना है और अच्छे से तैयारी करनी है। तब तक के लिए मेरी वाणी को आराम दीजिए। जय हिंद, जय भारत।